गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने प्रोटीन स्टार्ट किया था कि प्रोटीन की बात कर रहे थे अपन कि भाई प्रोटीन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में अपन बात कर ली थी कि भाई प्रोटीन से संबंधित बात की थी अपन ने कि भाई जो है बर्जेलियस ने इसे प्रोटीन शब्द दिया था जो प्रोटीन से बना होता है, ये बात हो गई थी। प्रोटीन के रासायनिक संगठन की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं। प्रोटीन की संरचना देखिए कि प्रोटीन बहुत से अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। कि प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। पढ़ चुके इसके बारे में। अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन की क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कौन? अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीनो अम्लों से क्या होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। या ऐसे कैसे? तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल एक श्रृंखला में स्थित होते हैं कि एक क्रम श्रृंखला में पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन में अमीनो अम्ल की कई श्रृंखलाएं हो सकती है और इन श्रृंखलाओं का आकार भी क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए इसको बनाए अपन पेप्टाइड बंद को वैसे मैं बना के बता चुका हूँ, फिर भी बना के बता। देखो इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ऐसा होता है NH2C और ये R एल्किल समूह है और ये H और ये COH। ठीक है, अब इसको ओपन करें अपन तो ये ऐसा हो जाएगा सामान्य रूप से कि भाई ये R और H तो हो ही गए और ये आपका N हो गया। ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन वाले अपने ऐसे सेपरेट कर दिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अपन C को लिखना चाहें, C को इस प्रकार से CO ये OH ऐसे लिख सकते हैं सामान्य रूप से। और अपन जैसे पेप्टाइड बंध बनाए तो सामान्य पेप्टाइड बंध कैसे बनेगा कि भाई ये बना दे। सॉरी जब ये कार्बन जो है ना, इसको थोड़ा सा अलग, ये कार्बन, ये तो इसका कार्बन ऐसा होगा। फिर ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना, इसको थोड़ा सा वापस सुधार दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप पीछे वैसे लिख सकते हैं इसको। और ये NH2 वाला, ठीक है, मतलब ये अपन एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। देखिए मैं पूरा वापस से इस लिखता हूँ इसको ढंग से ताकि आपको समझ में आ जाएगा भाई पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। देखिए ये N हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 को, ये कार्बन आ गया इसका, और ये H और ये एल्किल समूह, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये कार्बन, ये और COH कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, एक समूह ये हो गया। दो मतलब पेप्टाइड बंध दो अमीनो अम्ल जुड़ने से बनेगा, कम से कम एक पेप्टाइड बंध तो उसको बना रहे हैं। वैसे सेम है, वापस इसको ऐसे लिख देते हैं एज इट इज। अब देखिए क्या होगा कि भाई ये N ये तो सेम रहेगा इधर NH2, और ये C जो है ये H और ये RH ऊपर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये देखो ये वाला ये जो बॉन्ड इसको ऐसे लिख सकता हूँ CO हो गया, और इधर वाला जो ये NH है, ठीक, इसका कहने वाला क्या होगा, ये OH है ना बाहर निकल जाएगा, मतलब जल बना लेगा H2, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से ये N का एक H आ गया, तो एक H क्या करेगा, जल के साथ रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये आप H लगा लीजिए, R हो गया, और ये आपके कार्बोक्सिलिक बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, साथ में क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बंध बना, कौन सा वाला बंध, ये जो बंध है ये वाला, ये क्या कहलाता है आपके? पेप्टाइड बंध कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये ऐसे पेप्टाइड बंध बहुत सारे बनकर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके आगे देखिए बात करें अपन कि भाई प्रोटीन में स्थित अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कि भाई एक अमीनो अम्ल हो गया ये,
एक अमीनो अम्ल हो गया, ये अमीनो अम्ल यहाँ तक है, एक अमीनो अम्ल यहाँ तक, यहाँ से है, तो ये दोनों आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? इस पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक अमीनो अम्लों का जो कार्बोक्सिलिक समूह है दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है। कि इसमें क्या विशेषता है कि एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का एक एमीन समूह, ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? बंध बनाएंगे। क्या बनाते हैं? बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहा जाता है। अब आगे देखिए इसकी बात करते हैं। अब इसके आगे देखिए कि एक पेप्टाइड बंध बनने में पानी का एक अणु मुक्त होता भी लिखा था कि भाई एक पेप्टाइड जब बंध बनता है, ठीक है, तो एक जल का अणु बाहर निकलता है। दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से बनी श्रृंखला क्या कहलाती है? डाइपेप्टाइड। कि भाई दो अमीनो अम्ल मिलकर श्रृंखला जोड़ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। कब? जब दो अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। तीन जुड़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। तीन अमीनो अम्ल। और टेट्रा किसको बोलेंगे? चार अमीनो अम्ल। चार अमीनो अम्ल से क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। और बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, मतलब बहुत अधिक, बहुत से या 5-10 से अधिक, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो प्रोटीन एक क्या हो गई? पॉलीपेप्टाइड है। तो प्रोटीन क्या हो गया? एक पॉलीपेप्टाइड है। और अब तक की जो जानकारी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंसुलिन जो है सबसे सरल प्रोटीन माना जाता है। कि इंसुलिन जानते हो एक हार्मोन है, ये क्या है? सबसे सरल प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान रखना इस चीज का, सबसे सरल प्रकार का प्रोटीन माना जाता है। देखिए इसमें अभी बात करते हैं, देखो कि सेंगर्स के अनुसार जो इंसुलिन है, वे वैज्ञानिक होते हैं सेंगर, ठीक है, कि सेंगर के अनुसार जो इंसुलिन होते हैं उसमें कितने? 51 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 51 होते हैं, जो दो श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इसमें एक श्रृंखला में 21 के दो श्रृंखला पाए जाते हैं। इसमें से एक श्रृंखला में 21 और एक में क्या पाए जाते हैं? 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और दोनों श्रृंखला एक दूसरे से क्या होती है? सल्फर बंध के द्वारा जुड़ी होती है। सल्फर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कौन? इंसुलिन के फॉर्मेशन में। किसने बताया था ये बात? सेंगर ने बताया था। और इसी द्वारा इस संरचना ज्ञात होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसे आपके एक कंपनी थी इली लिली, उन्होंने इंसुलिन को आपके लेबोरेटरी में बनाया था, जैसे मानव के लिए बनाया, इसलिए होम्यूलिन नाम दिया गया था। देखिए इंसुलिन की एक संरचना बनाते हैं और ये सरल क्यों, उसकी बात करते हैं। देखिए इसको बनाए अपन, पहले अपन बना लेते संरचना। सॉरी एक मिनट, ये आपके R, ये H और ये इधर N और ये H की दो संरचना सेम ही है वही। और इधर ये कार्बन जो है CO, ठीक है, और इसको कोष्ठक में इधर दूसरे एमिन समूह से जुड़ा होगा इस प्रकार से NH, ये CH, ये R वापिस, और ये CO, और इस प्रकार से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं वापस अगले का। कि भाई इसमें यहाँ n का मतलब होता है आपके यहाँ पे n का मान होता है इंसुलिन को छोड़कर, कि इंसुलिन को छोड़कर ये n है ना, ये कम से कम सभी प्रोटीन में कितना होता है? 100 से अधिक होता है। क्या होता है? इंसुलिन को छोड़कर n का मान जो है 100 से कम होता है इंसुलिन में, बाकी सब में 100 से अधिक होता है। इसलिए इंसुलिन को क्या माना गया? सरल प्रोटीन माना गया। ये तो एक कार्बोक्सिलिक बॉन्ड को दर्शा रखा। देखिए ये एक पूरा एक अमीनो समूह हो गया, ये दूसरा अमीनो समूह जो ये पेप्टाइड बंध बन रहा है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ ये जो है आपके अमीनो अम्लों को दर्शा रखा है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला के रूप में आधार प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है। आधार जो प्रोटीन उसकी संरचना कितने? 4 प्रकार की होती है।
कि जब किसी प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक रैखिक क्रम में हो, श्रृंखलाबद्ध रहते हैं, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? प्राथमिक संरचना। कि भाई जो आपके प्रोटीन है, जो इसको मुख्य रूप से इसकी जो संरचना है प्रोटीन की, तो उसको क्या बता रखा है? 4 प्रकार की मुख्य रूप से संरचना पाई जाती है प्रोटीन की। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। कि भाई प्रोटीन में जो अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला है, उसके आधार पर प्रोटीन को 4 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सी है? देखिए, एक है प्राथमिक संरचना, एक है द्वितीयक संरचना, एक है आपके तृतीयक संरचना, एक है आपके चतुर्थ संरचना। कि भाई प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, चतुर्थ संरचना, 4 प्रकार की संरचना। प्राथमिक संरचना क्या है? कि जब किसी प्रोटीन में अमीनो अम्ल क्या होते हैं? रेखीय क्रम में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ो। रेखीय मतलब एक सीधी लाइन में, तो इसमें क्या हो गया कि अमीनो अम्ल है वो रेखीय क्रम में एक श्रृंखला में जुड़े हो, एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? आपके प्राथमिक संरचना कहा जाता है प्रोटीन की। और जब क्या हो, द्वितीयक संरचना क्या होगी? कि जब श्रृंखला विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित हो या कुंडलित होकर गेंद जैसी संरचना बना ले, या हेलिक्स में ऐसे लूप जैसी संरचना बना ले। ठीक है, तो इस संरचना को क्या कहा जाता है? द्वितीयक संरचना कहा जाता है। इसमें क्या हो जाती है? आपके प्रोटीन जो है लंबी पेप्टाइड श्रृंखला क्या हो जाती है? कुंडली के रूप में, या आपके वलन, या फिर अपन कह सकते हैं हेलिक्स, एक ही बात है, या गेंद के जैसे गोलमोल हो जाए। तो ऐसी संरचना आपकी क्या कहलाती है? आपके द्वितीयक संरचना कहलाती है। और द्वितीयक संरचना में प्रोटीन की स्थिरता श्रृंखला के कुंडलों में स्थित हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है। कि जैसे इस प्रकार जुड़ी है, तो ये हाइड्रोजन की इसकी जो बंधता है, इसमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये क्या होती है? मजबूती से जुड़ी हुई रहती है। और कभी कभी द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन में लंबी पेप्टाइड श्रृंखला का कुंडलीकरण में वलन बन जाने से ये कारण ये किस में बदल जाती है? तृतीयक। कि भाई ये जो वलन है, हेलिक्स बने हैं, ठीक है, कुंडलित होकर, कि भाई कुंडलित होकर ये जो हेलिक्स बने हैं, ऐसे घुमावदार संरचना बनी है। ठीक है, तो ये द्वितीयक संरचना कहलाती है। और द्वितीयक संरचना वाली प्रोटीन जब वो और लंबी हो जाती है, कि भाई द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन जो है, द्वितीयक संरचना लिख देता हूँ शॉर्ट में, द्वितीयक संरचना वाली प्रोटीन और ज़्यादा लंबी हो जाती है पेप्टाइड श्रृंखला, और लंबी होकर क्या बनाती है? वलन बनाती है, बहुत ज़्यादा घुमाव बनाने लग जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे? तृतीयक संरचना बोला जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन आते हैं, देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन आती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन इसके एग्जाम्पल है। किसके? आपके तृतीयक संरचना के। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं चतुर्थ संरचना की। कि चतुर्थ संरचना में क्या होता है? कि इसमें एक से अधिक श्रृंखलाएं होती हैं और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक संरचनाएं पाई जाती है। कि इसमें एक में क्या होगी? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक संरचनाएं पाई जाती है। प्राथमिक भी होगी, द्वितीयक भी दिखेगी, और तृतीयक संरचना भी आपको देखने को मिलेगी। और एक इसमें पाई जाती है कि मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन के वर्णक है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? चतुर्थ संरचना वाला प्रोटीन है। तो अपन को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन अणु का अनुपात कितना होता है? 65,500। तो ये तो हो गया प्रोटीन की अब की संरचना, प्रोटीन क्या कितने प्रकार का होता है। अब देखिए प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें अपन प्रोटीन के बारे में अपने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बात कर ली है कि प्रोटीन्स क्या होती है। इसके अलावा देखो प्रोटीन्स कुछ देर की है कि प्रोटीन का वर्गीकरण की बात करें। ये तो प्रोटीन की संरचना होगी, प्रोटीन का वर्गीकरण करें तो आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है इसको आपके आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को आपके बांटा गया है। एक भाग है इसका, फिर रासायनिक संगठन इसकी बात करें उसके आधार पर, और इसके बाद में अपन बात करें संयुग्मी प्रोटीन की बात करें प्रोटीन की, तो थोड़ी सी और जानकारी पढ़ लेते हैं प्रोटीन्स की, एक क्लास और लगी। देखिए अपन बात करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। इतना डिटेल है नहीं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत सी चैप्टर से बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप आगे पढ़ोगे तो छोटे छोटे वर्ड आएंगे तो आपको तकलीफ नहीं हो। प्रोटीन्स का वर्गीकरण, क्योंकि प्रोटीन्स का जो वर्गीकरण है इसके गुणों के आधार पर किया गया है। पहला है आणविक संरचना के आधार पर,
कि भाई आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन, इसकी बात करते देखिए। किस आधार पर प्रोटीन के 2 भाग हैं, पहला देखिए कौन सा। पहला है तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन। कि तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन क्या, देखिए कि ये संभवतः साधारण प्रोटीन है क्योंकि अपेक्षाकृत पानी में अविलय होते हैं। ये क्या है, साधारण प्रोटीन है। और अपेक्षाकृत क्या होते हैं, मतलब मुख्य रूप से क्या होते हैं, अपेक्षाकृत क्या है, साधारण प्रोटीन है, सामान्य प्रोटीन है। और ये क्या होती है, जल में आपके अविलय होती है। अविलय किसके अंदर, जल में घुलती नहीं है, पहली बात हुई है। और इनमें लंबी लंबी पेप्टाइड श्रृंखलाओं के अनेक प्रकार से व्यवस्थित होकर ये मुड़कर रेसे जैसे बन जाती है। कि इसमें बहुत लंबे लंबे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाए जैसे घूमकर ये रेसे जैसी संरचना बना जाती है इस प्रकार से। और इनके सिकुड़ने तथा फैलने का गुण पाया जाता है। इनमें क्या होता है, ये सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। जैसे एग्जाम्पल इसके बाल, नाखून, बाल देखो किसी कर्ली बाल हो तो घुंघरालू बाल, नाखून, सींग, ऊन, जानवरों में पाई जाएगी ऊन। और पंखों में केराटिन प्रोटीन, बालों में भी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है थोड़ी बहुत। और अपन पढ़ेंगे कंडराओं के अंदर आपके कोलेजन, जो वो भी है इसी प्रकार का प्रोटीन है। पेशियों में मायोसिन प्रोटीन, पेशियों में मायोसिन प्रोटीन। रेशों में फाइब्रिन प्रोटीन। ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, किसके, तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन। कि ये क्या होते हैं, सब बहुत सी प्रोटीन जो आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, घुमावदार होकर क्या होती है, इस रचना का निर्माण कर लेती है, तंतुवत या फाइब्रस रचना बना लेते हैं। अगले की बात करते हैं गोलाकार प्रोटीन की। गोलाकार प्रोटीन आणविक संरचना के आधार पर दूसरा प्रकार है ना, गोलाकार प्रोटीन। किसके भाग है, आणविक संरचना के आधार पर। तो ये इस प्रकार की प्रोटीन क्या होती है, गोल या अंडाकार होती है। कैसे, नाम से पता चला, गोल होगी या क्या होगी, अंडाकार होगी। और ये रवे के रूप में पाए जाते हैं। रवे मतलब आपके जो नमक के दाने होते हैं ना, इस प्रकार के रवे के रूप में पाई जाती है। और ये क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। कि भाई जल में घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। और इनमें संकोचनशीलता का गुण नहीं पाया जाता, कि इनमें संकोचन वाला गुण नहीं पाया जाता, संकोचनशीलता का गुण नहीं पाया जाता। और ये सभी जितने भी पर्याय, जितने सभी भी एंजाइम है, जितने सभी एंजाइम अंडे की एल्बुमिन, अंडे के अंदर क्या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन। अंडे की एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, सर्प व बिच्छू के जहर, ये सभी इसी प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। ये सभी, ये जितने भी नाम अपन पढ़े ये सभी इसी प्रोटीन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गोलाकार कैसी होती है, गोल या अंडाकार प्रोटीन होती है, जल में घुलनशील होती है, संकोचनशीलता का गुण पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो आणविक संरचना के आधार पर थे। अब देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर बात करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अणु जुड़ते हैं उसकी वजह से। अब दूसरा है रासायनिक संगठन। कि रासायनिक संगठन के आधार पर देखिए, पहला 1 नंबर है इसमें सरल प्रोटीन। कि भाई इस प्रकार के प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल बनने होते हैं। कि भाई इस प्रोटीन किससे बनी होती है, सिर्फ अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है।
और विलेयता के आधार पर इन्हें पुनः 4 आपके निम्न भागों में बांट रखा है कि ये जो घुलनशीलता है कि नहीं है विलयशीलता के आधार पर। तो इसमें पहला है आपके एल्ब्यूमिन्स। तो ये जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। एल्ब्यूमिन्स जल में घुलनशील, और गर्म करने पर ये थक्के के रूप में प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे धब्बे के रूप में बदल जाती है। कब, गर्म करने पर। थक्के में बदल जाती है। और ये अंडे की सफ़ेदी में अंड एल्ब्यूमिन के रूप में पाई जाती है कि अंडे के जो सफ़ेद रंग होता है उसमें क्या पाई जाती है, अंड एल्ब्यूमिन के रूप में पाई जाती है। और रुधिर में सीरम जो आता है, रुधिर में जो वाइट रंग की संरचना होती है उसको घुमाने पर ऊपर सीरम बन जाता है। तो सीरम में जो है आपके एल्ब्यूमिन पाई जाती है। और दुग्ध में जो दुग्ध एल्ब्यूमिन है, दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध एल्ब्यूमिन, वो इसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है आपके पाई जाती है। दूसरा है इसमें आपके ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स कि ये जल में अघुलनशील, लेकिन क्या होती है कि भाई जल में क्या होती है, अघुलनशील। जल में अघुलनशील लेकिन लवणों के तनु घोल, बोलो तनु का मतलब होता है जब जल की मात्रा ज़्यादा हो और जो आप घोल रहे हो, लवण मतलब कोई नमक ले रहे हो या कोई और कंटेंट लवण ले रहे हो, ठीक है, उसकी मात्रा आपके कम होगी और जल की मात्रा ज़्यादा होगी, उसे बोलते तनु। और मान लीजिए जो आप चीज़ घोल रहे हो उसकी मात्रा ज़्यादा हो, जल कम हो, तो उसे बोला जाता है सांद्रीय। तो लवणों के तनु गोलों में, लवणों के तनु गोलों में और के लवणों के तनु गोलों में पाई जाती है अम्लों व क्षारों में, के लवणों के तनु गोलों में अम्लों व क्षारों में घुलनशील होती है। अम्ल व क्षार में घुलनशील। क्या अम्ल व क्षार में क्या होती है, घुलनशील होता है। ये अंडे में क्या करते हैं, अंड ग्लोब्यूलिन तथा रुधिर में सीरम ग्लोब्यूलिन के रूप में भी पाई जाती है। कि अंडे के अंदर ये अंड ग्लोब्यूलिन के रूप में और रक्त में सीरम के रूप में पाई जाती है। सीरम ग्लोब्यूलिन्स के रूप में ये प्रेजेंट होती है और गर्म करने पे ये स्कंदित हो जाती है। स्कंदित का मतलब देखो, मतलब आपके रक्त का थक्का बनना जो होता है, रक्त स्कंदन, ठीक है, उसे कहा जाता है रक्त का थक्का बनना, मतलब थक्के के रूप में से गड्ढा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, इस प्रकार से ये पाई जाती है। और इसके बाद अपन बात करें तीसरे प्रकार की, इसी में अपन क्या कर रहे हैं, सरल प्रोटीन पढ़ रहे हैं जो विलेयता के आधार पर इनके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा हो गया ABC। ये क्या है, प्रोलेमिन्स। तो ये प्रोटीन जल व लवण विलयनों में क्या होती है, अविलेय होती है, कि ना तो जल में घुलती है ना लवणों में घुलती है, जल व लवणों में अविलेय, ठीक है। और लेकिन 70 से 80% एल्कोहल, मतलब जैसे अपन दारू बोलते हैं, वह तनु अम्लों व क्षारों में विलय होती है। किसमें, एल्कोहल में। और तनु अम्ल व क्षार, तनु का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी HCl ले रहा है, HCl क्या एक अम्ल है और NaOH क्या एक क्षार है। अब मान लीजिए अपन 100 ml जल ले लिया, 100 ml जल लिया, उसमें मान लीजिए HCl अपन डाला 10 ग्राम डाला या 10 ग्राम NaOH डाला, तो ये क्या है, तनु है। और मान लीजिए आपने 50 ml तो जल लिया, 50 ग्राम आप ये डाले दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो ये अम्ल व क्षार में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं आपके, कि प्रोटीन जो, ये प्रोटीन जो में क्या पाए जाते हैं, जो में, गेहूं में पाए जाते हैं। जो के अंदर कौन से प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, प्रोलेमिस। इस प्रोटीन को बोलते हैं होर्डीन, होर्डीन। और गेहूं को बोला जाता है, गेहूं की प्रोटीन बोला जाता है ग्लाइडीन। इस रूप में ये पाए जाते हैं। इसके आगे जो बाकी प्रकार हैं इसके, ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं, उसकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई किस किस रूप में ये पाए जाते हैं। और प्रोटीन्स अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में एंजाइम्स, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 4-5 क्लास का और है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास की आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।